हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम CAIB का बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको मॉड्यूल डी चैप्टर 31 दैट इज RAROC रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट प्लानिंग, इससे रिलेटेड डिटेल डिस्कशन करेंगे। एंड दिस इज योर लास्ट चैप्टर एंड वी विल बी डिस्कसिंग द बेसिक थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड अ फ्यू थिंग्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो ये जो RAROC का कॉन्सेप्ट है ये काफी यूनिक कॉन्सेप्ट है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर हम जनरली तो किसी भी कंपनी या बैंक या किसी भी एंटिटी का इफ यू वांट टू असेस द परफॉर्मेंस, जनरली हम क्या देखते हैं, वी सी कि ये कंपनी किस तरीके का प्रॉफिट अर्न कर रहा है, यानी कि व्हाट इज द रिटर्न्स ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैपिटल दैट इट हैज। ठीक है, कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट जो किया गया है उससे रिटर्न कितना आ रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट दैट इट इज गेनिंग। और ये जो रिटर्न है इसको असेस करके वी जनरली से कि हाँ इतना रिटर्न है, एंड ये रिटर्न का एक रेशियो निकालते हैं विद एसेट्स या फिर कैपिटल के बेसिस पर, एंड वी से कि हाँ इतना जो है हमारा इस तरह का जो है इस कंपनी का, इस बैंक का परफॉर्मेंस है। बट वी नेवर एडजस्ट इट टू द रिस्क दैट अराइजेस हियर। ओके, तो दैट इज वाई दिस इज अ यूनिक कॉन्सेप्ट जहां पर हम ये जो रिटर्न्स है उनको रिस्क के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, रिस्क के साथ हम इस चीज को जो है वी कैन से एडजस्ट करते हैं। एडजस्टमेंट मीन्स द रिटर्न्स दैट यू आर सीइंग हियर मे नॉट बी कंप्लीट रिटर्न्स दैट यू कैन यूटिलाइज। एक कंपनी ये पूरा रिटर्न्स को यूटिलाइज नहीं कर सकता। व्हाई? बिकॉज देयर इज सम रिस्क एंटेल्ड। ठीक है, लेट्स से 10,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ, बट रिस्क है, रिस्क के सामने यू डेफिनेटली हैव टू मेंटेन बासिल कैपिटल एंड ऑल। लेट इट 1,000 रुपीज यू हैव मेंटेन्ड एज द कैपिटल इन फ्रंट ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट्स दैट यू हैव। तो एसेंशियली आप कितना जो इनकम है उसे या फिर प्रॉफिट है वो यूज कर पाए हैं, ओनली 9,000। सो यू हैव टू ऑलवेज एडजस्ट वॉट एवर रिटर्न यू आर गेटिंग विद द रिस्क दैट यू हैव, बिकॉज ओवर द रिस्क यू हैव टू मेंटेन सम कैपिटल। सो इस चैप्टर में वही चीज दिखाया जाएगा कि जो हमारा पहले का स्टैंडर्ड मेथड है, सो एज टू कैलकुलेट जस्ट द रिटर्न्स एंड टेक द रेशियो विद डिफरेंट थिंग्स, वो उससे एक बेटर मेथड है टू एडजस्ट इट विद द रिस्क that we have and find out the actual risk adjusted return on capital, and this is also going to help you in profit planning. So first of all we'll be talking about this profit planning and किस तरीके से RAROC actually हमें जो है better profit planning में help कर सकता है। So firstly what is profit planning? ठीक है, प्रॉफिट प्लानिंग मेनली बैंक्स के केस में इट इज रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट ऑफ द बैलेंस शीट, और ये रिलेट करता है क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर नॉन फंड बेस्ड इनकम। क्रेडिट इज द लोन्स दैट आर गिवन, इन्वेस्टमेंट जो किए जा रहे हैं उनसे प्रॉफिट कितना होगा, नॉन फंड बेस्ड लाइक बैंक गारंटी एंड लेटर ऑफ क्रेडिट से कितना किस तरह का जो है प्रॉफिट हो रहा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। और बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी एक्चुअली 6 वेरिएबल्स का एक फंक्शन होता है। ठीक है, ये 6 वेरिएबल्स में फर्स्टली यू हैव टू मैक्सिमाइज अ फ्यू वेरिएबल्स एंड यू हैव टू मिनिमाइज अ फ्यू वेरिएबल्स। किसको मैक्सिमाइज करना है, जो हमारे इनकम्स है, इंटरेस्ट इनकम, फी बेस्ड इनकम एंड ट्रेडिंग इनकम को हमें जो है मैक्सिमाइज करना है, वेरी सिंपल। देन किसको मिनिमाइज करना है, एक्सपेंसेस को। ठीक है, वॉट एवर द बैंक इज स्पेंडिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, स्टाफ एक्सपेंसेस और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमें मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो व्हेन दिस थिंग हैपेंस इन अ प्रॉपर मैनर वी विल बी गेटिंग द नेट प्रॉफिट इन अ गुड मैनर। ठीक है, एंड इसी का एक मेथड है RAROC। ठीक है, जहां पर हम जनरली ये मैक्सिमाइज करने वाला पार्ट तो देख लेते हैं कि इनकम कितना है, बट हमारे एक्सपेंसेस को उसके साथ जो है एडजस्ट नहीं करते। सो रिस्क से रिलेटेड हमें थोड़ा एक्सपेंस करना पड़ता है, तो दैट इज एडजस्टेड इन द RAROC। सो इसी से हमारा RAROC स्टेम होकर आ रहा है, राइट। सो लेट अस हैव अ लुक कि बैंक के ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम्स यहाँ पे दिए गए हैं उनके हेड्स के अंदर क्या क्या आ जाता है। फर्स्ट वन इज इंटरेस्ट इनकम। सो लेंडिंग या लोन देने से, इन्वेस्टमेंट से एंड बॉन्ड सिक्योरिटीज जो बैंक मेंटेन करता है, जनरली इंडिया में मैंडेटरली SLR के अंदर 3 थिंग्स यू हैव टू मेंटेन, वन इज कैश, द अदर इज गोल्ड एंड द थर्ड इज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो ये या फिर अदर ऑल्सो सिक्योरिटीज आपको मेंटेन करना है। सिक्योरिटीज SLR के अंदर मैंडेटरीली मेंटेन करवाए जाते हैं बाय द बैंक्स, तो ऑब्वियसली दे आर मेंटेनिंग दिस एंड इन्वेस्टमेंट उनका हो रहा है इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। अब ये जो सारे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, ऑल ऑफ देम दीज हैज टू बी ब्लेंडेड
ठीक है, जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है अलग अलग चीजों में, जो लोन्स दिया जा रहा है सिक्योरिटीज बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, दैट हैज टू बी ब्लेंडेड इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, उनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए सो दैट द प्रॉफिट यील्ड जो है आपका मैक्सिमाइज हो रहा है, कैपिटल जो आप रिस्क रिलेटेड मेंटेन कर रहे हैं वो मिनिमाइज हो रहा है, एंड रिटर्न्स इस तरीके से रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपके जो है काफी हाई है। ओके, सो फॉर दैट यू नीड टू हैव अ नॉलेज, थोड़ा आइडिया तो होना है बैंक को कि किस तरीके से ये किया जाएगा, एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ इनकम दैट इट कैन गेट फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट इट इज डूइंग। लाइक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है काफी सेफ होते हैं, ठीक है, सेफ्टी वाइज इट इज वेरी गुड, बट द यील्ड, यानी कि यील्ड मींस द प्रॉफिट दैट द बैंक इज गोइंग टू गेट, द रिटर्न दैट इट इज गोइंग टू गेट इज लो इन कंपैरिजन टू डिपॉजिट रेट्स। ठीक है, डिपॉजिट्स पे जो इसको मिल रहा है उससे उसके कंपैरिजन में ये जो है कम है, तो दैट इज व्हाई वी कैन से कि डिपॉजिट पे इट हैज टू गिव लाइक 6 to 7%, बट जो इन्वेस्टमेंट इसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कर रखा है, लेट्स से ओनली 5% इंटरेस्ट यील्ड इसको मिल रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज मिल रहा है, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट सो फीजिबल फॉर द बैंक। ठीक है, ऑल्सो लो रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में आपको ज्यादा प्रॉफिट होता है इन कंपैरिजन टू हाई रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। ठीक है, सो दिस इज वेरी क्लियरली नोन, लो रेटेड जितना होगा, जितना जो है रेटिंग कम होगा उतना रिस्क हाई होगा, हाई रिटर्न होगा। वी हैव एन आइडिया, हाई रिस्क हाई रिटर्न, इजंट इट? तो दिस इज ऑल्सो देयर, सो वी हैव ए वेरी गुड आइडिया। हाई रेटेड होगा तो लो रिस्क एंड लो रिटर्न, ठीक है, तो ये होगा। सो दिस इज देयर, सो ये चीजें हम ऑलरेडी देख रहे हैं, एंड इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। लेट अस से बैंक इज हैविंग एन एवेन्यू, ठीक है, उसके पास ऑप्शन है टू इन्वेस्ट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, 6% यहाँ पर यील्ड उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे मिल रहा है, तो प्रॉफिट परसेंटेज है ये, एंड रिस्क वेट यहाँ पर जो है वो 0% का है। रिस्क वेट यानी कि कितना यहाँ पर जो है डिफॉल्ट होने का रिस्क है, तो दैट रिस्क इज 0% रिस्क। ठीक है, तो इट डज नॉट हैज टू मेंटेन एनी कैपिटल अगर ये सारा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डाल रहा है। तो लेट्स से 1000 रुपीज अ बैंक इज इन्वेस्टिंग, ठीक है, इफ इट पुट्स ऑल द मनी ओनली इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये 1000 रुपीज टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया, एंड टोटल यील्ड इसको 6% यानी कि 60 रुपीज मिल रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 6% यील्ड है, एंड रिस्क वेट इसका 0 है, तो कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द रिस्क वेट इज 0। ठीक है, बट लेट्स से द बैंक इन्वेस्ट इन द AAA रेटेड कस्टमर के को लेंड कर दिया, पैसे दे दिए, तो उस पर यील्ड वेट आपका जो यील्ड जो आपको मिल रहा है 8% है, एंड रिस्क वेट आपका 20% है। AA रेटेड है तो यील्ड आपका बढ़ते जा रहा है, ठीक है, आपका जो प्रॉफिट है दैट इज इंक्रीजिंग, बट द रिस्क वेट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, रिस्क इज इंक्रीज, हाई रिस्क हाई रिटर्न। सिमिलरली सिंगल ए रेटेड अगर कस्टमर को लोन दिया हुआ है तो 12% यील्ड आपका एंड 100% रिस्क वेट। ठीक है, तो इसका एक ब्लेंड आपको देखना पड़ता है प्रॉपरली। सो इफ यू सी, ज्यादा अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉपरली अगर इसे ब्लेंड किया है तो द यील्ड दैट यू आर गेटिंग इज मैक्सिमम 86 आपको यील्ड मिल रहा है, बट यू ऑल्सो हैव टू मेंटेन अ होल लॉट ऑफ कैपिटल फॉर, एंड रिस्क वेट आपका भी काफी हाई हो जाता है। तो यू जस्ट हैव टू सी कि कौन सा आपके बैंक के लिए ऑप्टिमम है। लाइक इफ 300 रुपीज जो है AAA में, 400 AA में, और बाकी आपका जो है ए रेटेड में डाला है, तो यील्ड आपका कितना आ रहा है टोटल कैलकुलेट करने पे 8.20% है, एंड 260 आपके रिस्क वेट से, तो इतना आपको जो है मेंटेन करना पड़ रहा है इन इंडिया। कैपिटल रिक्वायरमेंट ग्लोबली 8% है, इंडिया में 11.5% है, 9% नॉर्मली है, प्लस 2.5% काउंटर साइक्लिक कैपिटल जो बफर है वो मेंटेन करना होता है। तो ऑल ऑफ दैट इज गिवन हियर वेरी क्लियरली, वी कैन अंडरस्टैंड कि जितना ज्यादा, सो व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग, द रिस्क इंक्रीजेस फॉर लेंडिंग टू लोअर रेटेड कस्टमर्स। लो रेटेड कस्टमर्स को अगर आप लेंड कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, तो योर रिस्क ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो इज एक्चुअली इंक्रीजिंग एंड यू हैव टू मेंटेन मोर कैपिटल। ठीक है, यहाँ पर एनपीए को रिड्यूस करना भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है एज फार एज इंटरेस्ट इनकम इज कंसर्न। एनपीए रिड्यूस इसीलिए करना है बिकॉज एनपीए एक्चुअली आपका जो इनकम है उसे रिड्यूस कर देता है, राइट, बिकॉज ये ऑब्वियसली उस पर्टिकुलर लोन एसेट पे आपको कोई भी पेमेंट नहीं आ रहा, एंड ऑल्सो इट इंक्रीजेस एडिशनल कैपिटल दैट यू रिक्वायर। जितना एनपीए आपका होगा उतना ज्यादा आपको जो है कैपिटल मेंटेनेंस करना पड़ता है। प्रोविजनिंग नॉर्म्स में हमने देखा ही है, लॉस एसेट बन गया तो 100% यू हैव टू मेंटेन, सो दैट इज वाई एनपीए को रिड्यूस करना एक बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है।
Obviously, every bank and every person working in that knows. So, fee-based income is the second type of income that the bank has. Banks actually financial supermarkets कहलाते हैं because banks can sell a lot of things. Traditionally, demand drafts, remittance, safe custodies, guarantees, letter of credit वगैरह बैंक सर्विस प्रोवाइड करता है. न्यू सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड कर रहा है, डिपॉजिटरी सर्विस, इंटरनेट बैंकिंग, ई कॉमर्स और प्रोडक्ट्स लाइक इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स को भी सेल करना बैंक का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन बन गया, बैंक एश्योरेंस वगैरह, राइट? तो दैट इज देयर. सो ऑल ऑफ दिस गिव फी बेस्ड इनकम. Treasury income, so we have discussed in detail modules ये में कि treasury makes all kinds of investments in the market. ठीक है, मार्केट शेयर्स बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं. सिक्योरिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, इक्विटीज, बुलियन, कमोडिटीज, ऑल्दो इंडिया में परमिटेड नहीं है बट फॉरेन कंट्रीज में दे डू, डेरिवेटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो इनका प्रॉफिट भी लार्ज होता है, लॉस भी अगर होगा तो ट्रेजरी इनकम में काफी लार्ज होता है. देन द एक्सपेंसेस आर टू बी रिड्यूस्ड. ठीक है, तो किस तरह के एक्सपेंसेस है? पहला तो इंटरेस्ट एक्सपेंस है. थ्री पार्ट्स के जो है, थ्री टाइप्स के हमारे डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के. फर्स्ट इज करंट डिपॉजिट, जिस पर जो करंट डिपॉजिट बैंक के पास आ रहा है पैसा, तो उस पर बैंक डज नॉट हैज टू पे एनी इंटरेस्ट, सो इंटरेस्ट फ्री होता है. सेविंग्स डिपॉजिट इज वेरी लो इंटरेस्ट. तो हमारे करंट एंड सेविंग्स डिपॉजिट्स को बैंक अगर जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा उतना कम इंटरेस्ट एक्सपेंसेस होंगे बैंक के. अब टर्म, शॉर्ट या लॉन्ग टर्म डिपॉजिट्स एक्चुअली उस पर हाई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट हैज टू पे. ऑल ऑफ दीज आर डीरेगुलेटेड इन इंडिया इन जनरल. ठीक है, तो इनकम कैसे डिपॉजिट से ज्यादा हो सकता है? लो इंटरेस्ट के जो डिपॉजिट्स है दैट हैज टू बी इंक्रीज्ड इन द बैंक. इंटरेस्ट रेट सेविंग्स अकाउंट का जो है वो कॉम्पिटिटिव वे में अदर बैंक्स को देख के, डिबेंचर्स और बाकी सारी चीजों को देख के मेंटेन करना होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस फॉर द बैंक, लाइक स्टाफ को पैसा देना है जो वर्क कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन है, रेंट, यूटिलिटीज, लीगल एक्सपेंसेस, ट्रैवलिंग, टेलीकम्युनिकेशन, स्टेशनरी, राइट? So these are the different income and expenses से related discussion. Now if we go for risk aggregation, capital allocation, so risk adjusted return calculate करना चाहिए, this we are saying, but risk means which risk? एग्रीगेट रिस्क. ठीक है, सारे रिस्क को जो है एग्रीगेट करना है. एंड देन व्हाट इज द कैपिटल दैट द बैंक हैज टू मेंटेन, उसको देखना है. एंड बेस्ड अपॉन दैट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स आपको कैलकुलेट करने हैं. सो कैपिटल एडिक्वेसी आपको कैलकुलेट करना है. एंड फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट्स क्या है दैट हैज टू बी असेस्ड. फॉर दैट रिस्क एग्रीगेशन कैपिटल एलोकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. इंडिविजुअल लाइन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट के बेसिस पर दिस हैज टू बी डन. एंड ऑल्सो एग्रीगेट रिस्क एक्सपोजर्स को आपको कैलकुलेट करना है. तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल and various methods are there, so we will have a look. Risk adjusted return on capital, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि risk related जो capital आपको maintain करना पड़ता है, that you have to subtract from the entire return that you are getting, and in that way you have to calculate. ठीक है, तो इसमें सारे business streams को evaluate किया जाता है because entire risk has to be taken care of. ठीक है, that the bank is facing. Each type of risk measured to determine expected loss क्या है, which is covered using reserves and other provisions. ठीक है, 100 रुपीज लॉस होगा. हाँ, मेरे पास 100 रुपीज है पहले से, मैंने बचा के रखा था. एक्सपेक्टेड की 100 रुपीज लॉस होगा. अनएक्सपेक्टेड इज दो कवर्ड नहीं है, immediately have to borrow from somewhere, so that requires capital allocation, principles of confidence level, horizon, diversification, correlation, different things के basis पर extra capital requirement वहां पर होती है. and ये सब कुछ आप assess कर सकते हो VAR and worst case scenario modeling से. वर्स्ट केस में कितना लॉस हो रहा है ये मेजर करना है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल केसेस में, वर्स्ट केस में कितना, और उसके बेसिस पर यू हैव टू कैलकुलेट द एंटायर रिस्क ऑफ ऑल ऑफ द बिजनेसेस. साथ में मैचिंग ऑफ रेवेन्यूज, कॉस्ट, रिस्क ऑन द ट्रांजैक्शंस और पोर्टफोलियो बेसिस पे करना है. ठीक है, तो रेवेन्यूज है, कॉस्ट है, रिस्क है, इन चीजों को मैच करके रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल यू हैव टू कैलकुलेट एट टू लेवल्स. ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन लेवल एंड पूरा पोर्टफोलियो बेसिस पर. ठीक है, पोर्टफोलियो इज अ कलेक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, तो पूरा उसके बेसिस पर यू हैव टू कैलकुलेट. सो देयर आर वेरियस अप्रोचेस. द फर्स्ट वन इज ऑब्वियसली द रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल, RAROC. तो RAROC में क्या प्रोसीजर है? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी. रिस्क को मेजर किया जाता है बेस्ड अपॉन द वेरिएबिलिटी. ठीक है, तो प्रीवियसली वी हैव सीन वेरिएबिलिटी या वोलेटिलिटी के बेसिस पर जो है वेरिएबिलिटी ऑफ इनकम. सो वो एक तरीके से आपको एक नंबर दे देता है एंड वो नंबर को स्टैंडर्ड डिविएशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह को यूज करके वी कैन कैलकुलेट कि कितना वेरिएशंस यहाँ पर हो रहे हैं. एंड इसके बेसिस पर रिस्क को मेजर क्वांटिफाई करने के बाद कैपिटल एलोकेशन उस पर किया जा सकता है.
इतना रिस्क है 100, तो कैपिटल यू हैव टू मेंटेन इज ₹100, ऐसा कुछ, ठीक है। एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा, उसके बेसिस पर वी एसएस की कितना कैपिटल एलोकेट किया जाना चाहिए, एंड देन आगे आरए आरओसी विल बी कैलकुलेटिंग। नाउ सेम प्रोसीजर, ये सारा कुछ किया हमने, देखा कि रिस्क कितना है, but this is not used to calculate capital allocation. We will use this to see कि earnings कितने हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है। अर्निंग्स आर द करंट अर्निंग्स, अभी स्पेसिफिक अभी के अर्निंग्स कितने हैं। तो ये जनरली प्रेजेंट कैश फ्लोस की ज्यादा बात होती है, एंड जो लॉन्ग टर्म के एसेट लायबिलिटीज है उनकी ज्यादा बात नहीं होती है एज फार एज अर्निंग्स एट रिस्क मेथड इज कंसर्न, ठीक है। प्रेजेंट कैश फ्लोस, प्रेजेंटली जो कैश फ्लो हो रहा है, लेट्स से कोई एसेट का पेमेंट आ गया या फिर सम इनकम आया फ्रॉम समवेयर, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर कैलकुलेटेड, बट नॉट द लॉन्ग टर्म के जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उन पर उनको इग्नोर किया जाता है जनरली। तो जनरली वैल्यू चेंजेस इन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर इग्नोर्ड, ठीक है। अगर वो कैश फ्लो पे इफेक्ट कर रहा है तो वो कैलकुलेट होगा, वरना तो नहीं, ठीक है। एंड ये चीज काफी सब्जेक्टिव होती है, ठीक है, कि किस तरह के सिनेरियो में हम ये लॉस या फिर रिडक्शन इन द अर्निंग्स को कैलकुलेट करेंगे, तो दैट इज वेरी सब्जेक्टिव। वेरियस टाइप्स ऑफ रिस्की एनवायरनमेंट्स को जो है देखा जाता है, एंड बेस्ड अपॉन दैट इट इज डन। सो बैंक टू बैंक डिफर भी कर सकता है। नाउ लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन। अर्निंग्स एट रिस्क इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉफिट प्लानिंग फॉर बैंक्स डिपेंड्स ऑन व्हिच अमंग द फॉलोइंग? कैश फ्लोज, वैल्यू चेंजेस इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट इंटरेस्ट रेट, सब्जेक्टिवली स्पेसिफाइड रेंज ऑफ रिस्की एनवायरनमेंट शुड ड्राइव वर्स्ट केस सिनेरियोस, ठीक है। तो कैश फ्लोज पे डिपेंड करता है, सब्जेक्टिवली स्पेसिफाइड रेंज ऑफ रिस्क एनवायरनमेंट पे भी ये डिपेंड करता है, बट एसेट एंड लायबिलिटी के वैल्यू चेंजेस पे ये डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इस पर डिपेंड ज्यादा नहीं करता, वी हैव जस्ट सीन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंट कैश फ्लो डिफरेंसेस, और अगर इसमें वैल्यू चेंजेस हो रहे हैं एंड वो कैश फ्लो डिफरेंसेस में रिफ्लेक्ट होता है, देन ओनली इट इज टेकन केयर ऑफ। सो सेकंड वाला तो नहीं है, 1 and 3 ओनली। तो वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक प्रॉफिट प्लानिंग एंड रिस्क एग्रीगेशन एंड कैपिटल एलोकेशन के बारे में हम देख चुके हैं। नाउ इकोनॉमिक कैपिटल एंड आरए आरओसी, इसके बीच का रिलेशनशिप क्या है, रिस्क कैपिटल क्या होता है, बेस्ड अपॉन दैट हाउ कैन वी एक्चुअली कैलकुलेट कि कितना हमारा जो है एक्चुअल प्रॉफिट है, अर्निंग्स है, प्रॉफिट प्लानिंग हम कैसे करेंगे, वो चीजें हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोनॉमिक कैपिटल ये कैलकुलेट किया जाता है बेस्ड अपॉन द लॉस, ठीक है। लॉस कितना हो सकता है, बेस्ड अपॉन दैट इकोनॉमिक कैपिटल इज कैलकुलेटेड, एंड क्योंकि इकोनॉमिक कैपिटल इज नथिंग बट द लॉस जो हो रहा है उसके सामने हम कितना कैपिटल को मेंटेन कर रहे हैं, तो एक्सपेक्टेड लॉस को पहले कैलकुलेट करना है। इट इज अ मेजर ऑफ रिजर्व्स, और ये विच इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द फ्यूचर लॉसेस, ठीक है। तो ये लॉस आपके हो सकते हैं विच कैन बी एक्सपेक्टेड एज वेल एज अनएक्सपेक्टेड, विच वी हैव ऑलरेडी सीन। एक्सपेक्टेड इज जिसको ऑलरेडी कवर कर दिया गया है यूजिंग सम रिजर्व या फिर कैपिटल। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस विच इज नॉट येट कवर्ड, ठीक है। नॉट येट कवर्ड यानी कि एक्सपेक्टेड ही नहीं है ये लॉस, हैव नॉट एक्सपेक्टेड इट। इमीडिएटली व्हेन द लॉस हैपेंस वी हैव टू बोरो सम कैपिटल, ठीक है। तो उसके अगेंस्ट यू हैव टू मेंटेन सम बफर, एंड दैट बफर इज इकोनॉमिक कैपिटल, या फिर इसे रिस्क कैपिटल भी कहा जाता है। तो ये बफर जो हम कैपिटल मेंटेन करते हैं, इससे हम कह सकते हैं कि देयर इज सम इंपॉर्टेंस ऑफ आरए आरओसी हियर। ये बेंचमार्क्स एस्टैब्लिश करता है टू इवैल्यूएट इकोनॉमिक रिटर्न ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। डिफरेंट एक्टिविटीज का कितना आपको जो है रिटर्न आएगा, उस चीज को असेस किया जा सकता है based upon the risk that particular activity is having. अभी हम एक एग्जाम्पल देखेंगे wherein we'll see कि although investments are almost nearby and आपको लग रहा है कि प्रॉफिट जो है इतना इतना आएगा, but based upon risk you will see that there is some loss that can incur that we will observe. तो ये लॉस को भी हम असेस कर रहे हैं, एंड बेस्ड अपॉन दैट जो नेट प्रॉफिट आ रहा है उसे कैलकुलेट कर रहे हैं, एंड वी कैन कंपेयर बोथ द बिजनेस की कौन सा बेटर है इन दिस केस, बिकॉज बिजनेस के टाइप के बेसिस पर एक्चुअली देयर विल बी सम वेरिएशन इन द प्रॉफिट दैट यू हैव असेस्ड, ओके। और जो लॉस हम असेस कर रहे हैं वो बिजनेस के टाइप के इस वेरिएशन को भी इनकॉर्पोरेट करके नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा है। तो दिस इज द वेरी प्रॉपर टर्म दैट यू विल बी गेटिंग, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको आएगा, एंड बिजनेस का टाइप यहाँ पर इन्फ्लुएंस नहीं करेगा इस एब्सोल्यूट वैल्यू को। अगर ये 100 है 200 है तो ऑब्वियसली 200 जो प्रॉफिट यहाँ पे आ रहा है दैट इज हायर, एंड दैट बिजनेस यू कैन डू,
ठीक है. सो इट ऑल्सो हेल्प्स यू इन डिसाइडिंग व्हाट बिजनेस यू कैन डू. RAROC रिलेटेड है शेयर होल्डर वैल्यू एनालिसिस, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड जैसे कॉन्सेप्ट्स को. ओके, सो वी विल सी दैट ऑल्सो. RAROC में रिस्क इंक्लूडेड है, दैट इज व्हाई इट इज रियली इंपॉर्टेंट. लाइक देयर आर अदर थिंग्स लाइक रिटर्न ऑन एसेट मेथड है. तो रिटर्न ऑन एसेट में होता क्या है, आपका जो भी प्रॉफिट आया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स दैट यू हैव, दैट इज रिटर्न ऑन एसेट. ठीक है. ऐसे ही रिटर्न ऑन इक्विटी है, दैट इज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी दैट यू हैव. बट RAROC इज व्हाट, वी विल बी कैलकुलेटिंग द रिस्क एडजस्टेड कैपिटल. ठीक है, रिस्क एडजस्टेड कैपिटल को हम कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय दिस रिस्क एडजस्टेड कैपिटल, देन यू विल बी गेटिंग द RAROC का वैल्यू. ठीक है, तो दैट इज द थिंग. तो ये RAROC किस तरीके से आपको एक बिजनेस चुनने में हेल्प कर सकता है, एंड लॉसेस को इनकॉर्पोरेट करते हुए, बाय इनकॉर्पोरेटिंग द लॉसेस इट विल गिव यू द बेस्ट बिजनेस दैट कैन बी डन इन अ पर्टिकुलर सिनेरियो बाय यूजिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. तो यहाँ हियर लेट्स टेक एन एग्जांपल. सो RAROC एंड ये जो रिस्क कैपिटल है, यहाँ पर हम रिस्क कैपिटल की बात कर रहे हैं, इसको यूज करके आगे हम RAPM यानी कि रिस्क एडजस्टेड परफॉर्मेंस मेजर ये हम करेंगे, विच वन ऑफ द RAPM इज RAROC. ठीक है, रिस्क एडजस्टेड ही है ना, ये परफॉर्मेंस मेजर है क्योंकि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट कर रहे हैं. सो लेट्स से देयर आर टू ट्रेडर्स. ठीक है, 1 and 2. 1 ने क्या किया, ही इज इन्वेस्टिंग हिज मनी लाइक 200 मिलियन. ठीक है, 200 मिलियन ये इन्होंने इन्वेस्ट किया इन द बॉन्ड मार्केट. ठीक है, तो ये बॉन्ड ट्रेडर है, 200 मिलियन इन्होंने इन्वेस्ट किया इन द बॉन्ड मार्केट. तो बॉन्ड मार्केट में जो वोलेटिलिटी है यानी कि लॉस का प्रोबेबिलिटी रिलेटेड एक वैल्यू है, दैट इज 4%. ठीक है, एंड एक और फॉरेक्स रिलेटेड ट्रेडर है, ही हैज इन्वेस्टेड 100 मिलियन US डॉलर्स. ठीक है, 100 है ये, 100 मिलियन US डॉलर्स, एंड द वोलेटिलिटी हियर इज 12%. फॉरेक्स में बहुत ज्यादा जो है लॉस होने की प्रोबेबिलिटी होती है, एंड ये चीजें बताई गई हैं बाय 99% VAR. VAR इज 99% कॉन्फिडेंस के साथ ये लॉस का एस्टिमेशन दिया जा रहा है. तो व्हेनेवर वी हैव द लॉस का एस्टिमेशन, देन वी कैन मल्टीप्लाई इट विद अ स्टैंडर्ड डिविएशन. स्टैंडर्ड डिविएशन से कितना एक्स्ट्रा, लाइक ये ओनली ये मल्टीप्लाई करेंगे तो विल बी मल्टीप्लाइंग इट विथ 1 ओनली, बट स्टैंडर्ड डिविएशन गिव्स यू कि लॉस का कितना जो है रेंज है दैट कैन हैपन, सो यू कैन मेंटेन अ लिटिल एक्स्ट्रा फॉर दैट सेक. ठीक है, 99% पे एक स्टैंडर्ड डिविएशन होगा तो वो एक्स्ट्रा लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं, एंड वो हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर. तो लेट्स सी रिस्क कैपिटल कितना आ रहा है. सो इफ यू कैलकुलेट द रिस्क कैपिटल ऑफ दिस FX ट्रेडर, तो इस तरीके से आ रहा है, जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है 100 मिलियन US डॉलर्स इंटू 0.12% जो है लॉस है, 2.33 इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन. सो एब्सोल्यूट टर्म्स में आपको ये लॉस जो है 28 मिलियन का आ रहा है. ठीक है, 28 मिलियन US डॉलर्स का लॉस हो सकता है, तो इसको यू कैन इनकॉर्पोरेट. तो दिस इज द रिस्क कैपिटल. प्रॉफिट कितना हो रहा है, लेट्स से 10 मिलियन, एंड द रिस्क, दोनों को यहाँ पर लिखा है कि प्रॉफिट 10 मिलियन हो रहा है, एंड द रिस्क कैपिटल यहाँ पर नीचे में वी विल बी मल्टीप्लाइंग. ओके, सो इन दिस वे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इफ यू से बॉन्ड जिसने लिया है तो ही इज गेटिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10 मिलियन डिवाइडेड बाय बॉन्ड वाला जो है उसका कैलकुलेशन हम जब करेंगे तो 200 मिलियन US डॉलर्स इंटू 0.04% है एंड 2.33. ओके, तो दिस विल गिव सम वैल्यू, एंड ये वैल्यू आपका जो है वो इफ यू से यहाँ पर रिस्क कैपिटल जो आपका आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी वी कैन से डिफरेंट इन कंपैरिजन टू फॉरेक्स में जो आपका रिस्क कैपिटल आ रहा है. ओके, तो who is the better performer here? The bond trader जो है वो better performer, because यहाँ पर आपका जो है 4% का खाली लॉस का रेट है, या फिर VAR आपका ओनली 4% है. ऑल्दो डबल है ये, लेकिन ये जो आपका रेट है ये 1/3 है, तो दैट इज वाई 2/3 यहाँ पर होगा, एंड डिनोमिनेटर का वैल्यू जो है वो स्मॉलर होगा, तो प्रॉफिट आपका RAPM का वैल्यू ज्यादा होगा, डिनोमिनेटर कम होगा इस केस में. ठीक है, लेट्स से डिनोमिनेटर इज सम 5, यहाँ पे डिनोमिनेटर इज सम 8, तो किसका वैल्यू ज्यादा है, इसका वैल्यू आपका ज्यादा होगा, तो बॉन्ड इज अ बेटर परफॉर्मर, इस तरीके से हम कह सकते हैं, बिकॉज द लॉस VAR का परसेंटेज इतना है.
तो बॉन्ड ट्रेडर इज बेटर। तो वी आर एबल टू कंपेयर दीज टू थिंग्स वेरी प्रॉपरली RAROC रिस्क कैपिटल एंड इकोनॉमिक कैपिटल के हेल्प से। ठीक है, अब RAROC मेथोडोलॉजी में देयर आर वेरियस टर्म्स दैट वी नीड टू नो। द फर्स्ट थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट। तो इसमें पोर्टफोलियो एक्सपोजर कितना है उसको मेजर करना है, वोलेटिलिटी, कोरिलेशन रिस्क फैक्टर से कैसा है, ऑल ऑफ दोस हैज टू बी मेजर्ड एंड रिस्क को मैनेज करना है। कैपिटल एलोकेशन रिलेटेड डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेवल VAR इकोनॉमिक कैपिटल का एक चॉइस होना चाहिए एंड देन कैपिटल कितना एलोकेट करना है दैट यू हैव टू सी। अपार्ट फ्रॉम दैट परफॉर्मेंस मेजरमेंट अगर हमें करनी है किसी जैसा हमने यहाँ पर किया, वी हैव डन द परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड वी हैव कंपेयर्ड बोथ द स्ट्रीम्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट के लिए RAPM मेथड्स को आपको यूज करना होगा। फॉर एग्जांपल देयर इज अनदर RAPM मेथड, एक तो आपका RAROC है, द अदर मेथड इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। सो इकोनॉमिक वैल्यू एडेड वी हैव ऑलरेडी सीन। इसमें क्या करते हैं हम, प्रॉफिट उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस चैप्टर्स। तो प्रॉफिट में से कॉस्ट ऑफ कैपिटल वॉट एवर यू हैव इन्वेस्टेड कैपिटल उसको लाने के लिए यू इनकर्ड सम कॉस्ट। ठीक है, एंड व्हाट प्रॉफिट यू आर गेटिंग, सो यू आर सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम दिस प्रॉफिट दिस पर्टिकुलर कॉस्ट। ठीक है, एंड उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो भी कैपिटल है उसमें एक डिस्काउंट परसेंटेज हम मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। ओके, अभी हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। ऑल्दो वी हैव सीन दिस, EVA इज प्रॉफिट एंड यहाँ पर ये जो भी प्रॉफिट है इट इज ऑन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल। ठीक है, जो भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल है उसके ऊपर एक्सेस हमें कितना मिल रहा है, दिस इज द डिस्काउंट रेट, यानी कितना हमें कॉस्ट लगा इस पूरे पैसे को लेकर आने में, तो एटलीस्ट इतना मिल जाए, दैट इज द रिक्वायर्ड। तो उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है तो वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो विल बी गेटिंग व्हाट इज द एक्स्ट्रा प्रॉफिट दैट वी आर गेटिंग। तो जितना ज्यादा EVA का वैल्यू होगा उतना बेटर होगा, बिकॉज इट इज समथिंग विच इज गिविंग यू एन एस्टिमेट ऑफ द प्रॉफिट। Okay, there is an example here. Net operating profit after tax is $10 million है, invested capital 50 million and cost of capital 8% है। तो if we want to calculate the cost of capital in total, तो capital into K is the discount rate that we are multiplying here, 50 into 0.08, तो 4 million यहाँ पर आपका जो है actual cost of capital है। तो आपका पूरा जो प्रॉफिट है उसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल सब्ट्रैक्ट करने पे 6 मिलियन आपका जो है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड आ जाता है। देन फाइनली बैंकिंग इंडस्ट्री इंडिया में किस तरह का है, देयर आर वेरियस चेंजेस दैट हैव कम। बैंक नेशनलाइजेशन 1991 रिफॉर्म्स के बेसिस पे नरसिम्हन कमेटी रिफॉर्म्स हुए हैं, काफी सारे चेंजेस आए हैं। 1990 बैंक नेशनलाइजेशन 1969 एंड 1980 में हुआ है। ओके, जहां पर प्राइवेट बैंक्स वर कन्वर्टेड इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक्स। 1991 में रिफॉर्म्स लाए गए थे एंड वेरियस चेंजेस were made and obviously after that नरसिम्हन कमेटी के रिफॉर्म्स को भी इंप्लीमेंट किया गया 91 एंड 98 में। देन लेटेस्ट अगर हम देखें डिफरेंशिएटेड बैंक, न्यू टाइप्स ऑफ बैंक्स को लाया गया, स्मॉल फाइनेंस एंड पेमेंट बैंक्स आर द डिफरेंशिएटेड बैंक्स। ठीक है, डिफरेंशिएटेड बैंक्स का मतलब क्या होता है, ये ऐसे बैंक्स है जो कि स्पेसिफिक जो हमारे ग्रुप ऑफ कस्टमर्स है उनको ही कैटर करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर स्मॉल फाइनेंस, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनेंस इज प्रोवाइडेड हियर। ठीक है, स्मॉल लोन्स आर प्रोवाइडेड 25 लाख के आसपास के, इनके 50% लोन पोर्टफोलियो होता है। पेमेंट बैंक्स आर स्मॉल पेमेंट्स, ठीक है, हाई वॉल्यूम एंड लो वैल्यू के पेमेंट्स, लाइक शॉपकीपर है, 10 20 30 10 20 30 40 ऐसे पेमेंट होते रहता है एंड एंटायर डे में होते रहता है। तो हाई वॉल्यूम, अ लॉट ऑफ पेमेंट्स एंड लो वैल्यू 10 20 30 40 100 ऐसे। For to cater these people, payment banks have come. And what are the other banks in India? Public sector banks, new generation private banks, old generation, cooperative, regional, rural, small finance, payment banks. You have a fair idea of all of these things. Okay. Then lastly we will be talking about this development financial institution, latest जो हमारा इंडिया में establish किया गया है। ठीक है, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो ये NABFID जो है एक डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज व्हाट, this is a kind of institution which actually provides long-term loans. ठीक है, तो if we see banks do not have the tendency to provide long-term loans because they do not want to engage their money. ठीक है, मनी को फंसाना नहीं चाहते पैसे को वो कहीं पे, तो लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा नहीं देते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो भाई लॉन्ग टर्म लोन चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट ही कंप्लीट होने में 10 साल 8 साल आपके लग जाते हैं, 10 to 8 years। तो you need long term loan. After the project is completed, then you will get the payments back after it is operational and all. तो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नाम के स्पेसिफिक जो है इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया गया था, बट दे कुड नॉट वर्क सो वेल। बट गवर्नमेंट हैज टेकन द स्टेप इन 2021 रिसेंटली। NABFID एक्ट को लाया गया 2021 में, 19 अप्रैल से एप्लीकेबल है।
National Bank for Financing Infrastructure and Development. So it will be financing infrastructure and through that development of India. ठीक है, तो यहाँ पर जो भी डिपॉजिट्स आते हैं, इट इज नॉट अ टिपिकल बैंक. बैंक में क्या डिपॉजिट पब्लिक देती है, बट यहाँ पे डिपॉजिट पब्लिक नहीं देती, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते. तो पैसे कहाँ से आते हैं लोन्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देने के लिए? तो इट बोरोज फ्रॉम द मार्केट, गवर्नमेंट से पैसे लेता है, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से. साथ के साथ जो भी मनी एक्चुअली नैफेड विल बोरो, गवर्नमेंट उस पर अपना सिक्योरिटी गारंटी देती है. सॉरी, ठीक है. इफ द नैफेड विल नॉट रिटर्न, आई विल रिटर्न द मनी टू यू. Government guarantee is provided in that manner. Okay, so these are the things related to chapter 31. Let us answer this question: which among the following statement is or correct with respect to National Bank for Financing Infrastructure and Development, NAFID related? It accepts deposits from public, it sources funds from the market, government as well as multilateral institutions. It was established in 2021. तो ये सही है, ये तो सही है, but this is not right. Okay, public से deposit नहीं लेता, तो 2 and 3 only, B will be the right answer here. Thank you.